हेलो स्टूडेंट्स, फिनग्राफ इंडिया के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के एक ऐसे प्रोविजन को डिकोड करने वाले हैं जो सीए, सीएस, बीकॉम और कॉमर्स के हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 8 की। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसकी लीगल भाषा अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस सेशन के बाद इसके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं और इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। अब स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया सेक्शन 8 का ओरिजिनल बेयर एक्ट है। देखने में थोड़ा भारी भरकम और मुश्किल लग रहा होगा, आई नो, पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इस मुश्किल से दिखने वाली कानूनी भाषा को एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल जर्नी में ब्रेक डाउन करेंगे। हम समझेंगे कि जब कोई एसेट बांटी जाती है तो कानून उसे किस नज़रिए से दिखता है। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। हम सबसे पहले कोर प्रोविजंस समझेंगे, फिर एंटिटी और पर्सन की परिभाषाएं डिकोड करेंगे, डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के ट्रिगर्स देखेंगे, टैक्स और वैल्यूएशन रूल्स को समझेंगे और आखिर में दिशा निर्देशों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पर, द कोर प्रोविजन। अब इस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। सब सेक्शन 1 में ना एक पूरी क्रोनोलॉजी यानी घटनाओं का क्रम छिपा हुआ है। ये पूरा एक कॉज एंड इफेक्ट का खेल है। स्टेप 1, एक फर्म या एंटिटी में डिसोल्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन होता है। स्टेप 2, इसके कारण एंटिटी अपनी कोई एसेट या स्टॉक किसी पर्सन जैसे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और स्टेप 3, यही लॉ एंट्री मारता है और कहता है कि क्योंकि एसेट दी गई है इसलिए इसे एंटिटी द्वारा किया गया एक डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा। मतलब कानून ने मान लिया कि ट्रांसफर हो गया। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा कैच, डीम्ड टू हैव ट्रांसफर्ड। ये एक लीगल फिक्शन है, मतलब कोई एक्चुअल सेल या कैश एक्सचेंज ना भी हो, कानून इसे ट्रांसफर मान लेगा। और एग्जाम के लिए जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है टाइमिंग। ये ट्रांसफर किस साल का माना जाएगा? सिर्फ और सिर्फ उसी साल का जिस साल उस व्यक्ति को वो एसेट फिजिकली रिसीव हुई है। रिसेप्ट का साल ही टैक्स का साल तय करेगा। इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, एंटिटीज एंड पर्सन्स डिफाइंड। अब किसी भी टैक्स एग्जाम को क्रैक करने का सीक्रेट क्या है? डेफिनेशंस पर सॉलिड पकड़। यहाँ कानून बार बार स्पेसिफाइड एंटिटी शब्द का इस्तेमाल करता है। इसका सिंपल मतलब है कोई पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी बीओआई। लेकिन, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कंपनियां और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस परिभाषा से टोटली बाहर हैं। उन पर ये सेक्शन 8 लागू नहीं होता। दूसरी तरफ स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? ये वो व्यक्ति है जो एसेट को प्राप्त कर रहा है, यानी किसी फर्म का पार्टनर या फिर एओपी और बीओआई का मेंबर। तो बेसिकली ये सेक्शन फर्म और उसके पार्टनर के बीच के उस रिश्ते और लेनदेन को कवर कर रहा है जहां फर्म की एसेट निकलकर सीधे पार्टनर के पास जा रही है। अब आते हैं पार्ट 3 पर, डिसोल्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन। आखिर ये रूल ट्रिगर कब होता है? डिसोल्यूशन यानी फर्म का बंद होना, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन सब सेक्शन 6 में रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन के बारे में क्या कहा गया है? इस टेबल का ना अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बेस्ट मेमोरी टेक्निक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन 3 स्थितियों में होता है। पहला, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या फर्म छोड़ दे। दूसरा, किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जबकि पुराने पार्टनर्स भी कंटिन्यू कर रहे हों। और तीसरा, जो सबसे ट्रिकी है, पार्टनर वही रहें लेकिन उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए। इन तीनों ही केसेस को लॉ रिकॉन्स्टिट्यूशन मानता है। तो यहाँ से सबसे अहम निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर फर्म में कोई डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन का इवेंट ट्रिगर नहीं होता है तो सेक्शन 8 का ये डीम्ड ट्रांसफर वाला नियम भी एक्टिवेट नहीं होगा। बिना इस ट्रिगर के ये सेक्शन सोता रहेगा। चलिए अब सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, पार्ट 4, टैक्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन रूल्स। डीम्ड इनकम तो बन गई, पर इस पर टैक्स किस हेड के अंदर लगेगा? ये पूरी तरह डिपेंड करता है एसेट के नेचर पर। अगर फर्म ने अपना कोई कैपिटल एसेट पार्टनर को दिया है तो उस पर कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर फर्म ने अपना कोई स्टॉक इन ट्रेड यानी बिजनेस का माल पार्टनर को दिया है तो वो सीधे पीजीबीपी यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जैसा एसेट वैसा टैक्स हेड।
स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स का सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है। एसेट रिसीव किसको हो रही है? पार्टनर को। लेकिन उस पर टैक्स भरने की लायबिलिटी किसकी होगी? स्पेसिफाइड एंटिटी यानी फर्म की। और टैक्स कब लगेगा? उसी साल लगेगा जिस साल पार्टनर को वो एसेट रिसीव हुई थी। इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखिएगा। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। पार्टनर ने एसेट के बदले फर्म को कोई पैसे तो दिए नहीं, तो फिर सेल वैल्यू या कंसिडरेशन क्या मानी जाए? सब सेक्शन 3 इसका बहुत ही क्लीन सोल्यूशन देता है। कानून कहता है कि जिस दिन एसेट रिसीव हुई उस दिन मार्केट में उस एसेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू या एफएमवी थी, बस उसी को सेल प्राइस मान लिया जाएगा और उसी पर टैक्स कैलकुलेट होगा। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, पार्ट 5, गाइडलाइंस एंड ओवरसाइट। लॉमेकर्स को पता था कि प्रैक्टिकल लाइफ में इस प्रोविजन को लागू करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए सीबीडीटी यानी बोर्ड को पावर दी गई है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र का सिस्टम देखिए, इन गाइडलाइंस को 30 दिनों के लिए संसद के दोनों सदनों के सामने रखना अनिवार्य है। और ये एक बहुत ही शानदार डेमोक्रेटिक चेक है। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो उन गाइडलाइंस को मॉडिफाई कर दे या पूरी तरह से रद्द कर दे। लेकिन यहाँ एक सेफ हार्बर भी है। जब तक संसद उसे रद्द करती है, तब तक उन गाइडलाइंस के आधार पर जो काम या फैसले ऑलरेडी हो चुके हैं वो पूरी तरह से वैलिड माने जाएंगे, उन्हें इनवैलिड नहीं किया जाएगा। तो चलिए इस पूरे सेशन का एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये परमानेंटली याद हो जाए। कौन शामिल है? स्पेसिफाइड एंटिटी और पर्सन। कब लागू होगा? डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पर। क्या होगा? एसेट का डीम्ड ट्रांसफर। और कैसे टैक्स लगेगा? रिसीप्ट वाले साल में, एफएमवी के आधार पर, कैपिटल गेन या पीजीपीपी हेड में, और वो भी फर्म के हाथों में। बस हो गया पूरा प्रोविजन रिवाइज। अब आप सबके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जब कोई एक्चुअल कैश एक्सचेंज हो ही नहीं हो रहा, तो टैक्स अथॉरिटीज बड़ी और कॉम्प्लेक्स फर्म्स के केस में इस फेयर मार्केट वैल्यू को वास्तव में कैलकुलेट कैसे करती होंगी? इसके पीछे भी वैल्यूएशन के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम हैं, जिन पर आगे चर्चा जरूर करेंगे। अगर आज के इस एक्सप्लेनियर से आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिनग्राफ इंडिया को सब्सक्राइब करें और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऐसे ही लॉजिकल अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।